हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचर ऑफ फ्रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू डी डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस करा था। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स में हम लोगों ने जितना डिस्कस करा था उतना सफिशिएंट नहीं है। डी से रिलेटेड हमने केवल ये डिस्कस करा था कि रूट्स कब रियल होगा और कब इमेजिनरी होगा, लेकिन डी का इम्पैक्ट और भी होता है रूट्स के बारे में। जैसे आप ये पता कर सकते हो कि रूट्स कब रैशनल होगा, रूट्स कब इर्रेशनल होगा, रूट्स कब इंटीजर होगा, ये सब टाइप की चीज़ें भी आप बता सकते हो। तो मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूँ आपको नेचर ऑफ रूट्स। आप पहले उसको देखो और फिर कोशिश करो कि डी से रिलेटेड जो भी रूट्स के बारे में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसको आप हमेशा के लिए मेमोराइज कर लो। आपका मतलब बार बार वो नोट्स देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काफ़ी इंप्लीमेंट होता है, तो उसको आप मेमोराइज करोगे और समझ भी लोगे। तो देखो हमारा जो इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसके जो रूट्स के एक्सप्रेशन थे अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा जो था माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमने अल्फा और बीटा का एक्सप्रेशन लिखा था। देन व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac था। ये डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो इसके ऊपर हमने क्या कंडीशन अप्लाई करा था? फर्स्ट, इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल, और इसके अंदर फिर दो कंडीशन आएगा। डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड इफ डी इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड, इफ डी लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल लिखना ज़्यादा सुटेबल है। अगर मैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखूंगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में रियल भी आ जाता है, तो रूट्स आर नॉट रियल। तो किस फॉर्म में होगा? रूट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ p प्लस आई क्यू and p minus iq, where q not equal to 0. p member r, q member r, but q not equal to 0. अभी ये क्या है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पेयर। एक p प्लस आई क्यू होता है, दूसरा p माइनस आई क्यू होता है। ये हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। तो ये हमने रूट्स के बारे में बताया कि कब वो रियल होगा, कब वो नॉट रियल, कब वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। अभी नेक्स्ट क्या है ना कि d के ऊपर ये करना है हमें कि कब रूट्स रैशनल होगा, कब इर्रेशनल होगा, कब इंटीजर होगा, वो भी d के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी नेक्स्ट आप लिखो, कंडीशन फॉर रूट्स टू बी रैशनल। ये तो रियल और नॉट रियल की बात हुई। कंडीशन फॉर रूट्स टू बी रैशनल, तो अभी मैं इसको थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, फॉर रूट्स टू बी रैशनल। तो रैशनल रूट्स होने के लिए क्या होगा? रूट्स टू बी रैशनल नंबर। तो रैशनल के लिए क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी, b square minus 4ac should be a perfect square, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा ना, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो परफेक्ट स्क्वायर होने से क्या होगा कि ये जो है ये रूट हट जाएगा। ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा लिखो, इज परफेक्ट स्क्वायर, देन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इंटीजर, विल बी इंटीजर होगा ना। जैसे मान लो ये 25 है, 36 है, 49 है, तो इस टाइप का रूट 25 5, रूट 36 6, इस टाइप का आएगा तो ये इंटीजर हो जाएगा। हेंस अल्फा एंड बीटा विल बी रैशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स। तो कभी भी रैशनल नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी अ perfect square. Now second point, for roots to be irrational number. Next point, for roots to be irrational number. तो next लिखो fourth, for roots to be irrational number. If D is not a perfect square, if D is not a perfect square, is not a perfect square, then alpha and beta will be irrational numbers. Will be irrational numbers. For roots to be irrational number, if D is not a perfect square, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, if D is not a perfect square, then alpha and beta will be irrational numbers, है ना। अगर ये perfect square नहीं हुआ तो अल्फा और बीटा कैसे नंबर्स होंगे? irrational numbers. Now अगर ये irrational numbers होंगे तो इनका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, कैसा कि ये बीच में माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, तो माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a तो सेम है। अगर आप गौर से देखो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या? माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा क्या है? माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर हम गौर से देखें तो ये और ये तो सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो एक अल्फा हो जाएगा p माइनस रूट क्यू और बीटा हो जाएगा p प्लस रूट क्यू। ये भी कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसको बोल सकते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट पेयर्स? कॉन्जुगेट पेयर का मतलब ये हुआ कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। p और रूट क्यू देखो सेम है, लेकिन एक में प्लस है बीच में और एक में माइनस है, तो p माइनस रूट क्यू एंड p प्लस रूट क्यू, कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। फॉर रूट्स टू बी इरेशनल नंबर, कंडीशन ये, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन अल्फा एंड बीटा विल बी इरेशनल नंबर्स। तो अपना क्या है रैशनल और इरेशनल का? अगर b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इरेशनल हो जाएगा। p माइनस रूट क्यू और p प्लस रूट क्यू, ये इरेशनल का पेयर में आएगा, कॉन्जुगेट पेयर में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉन्जुगेट पेयर में, जब वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, जब d लेस देन 0 था, तो उसमें याद होगा कि जो नॉट रियल वाला कंडीशन था उसमें भी जब रूट्स आए थे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में था, एक p प्लस आई क्यू था तो दूसरा p माइनस आई क्यू। उसी तरीके से अभी याद रखना कि इरेशनल रूट्स जब आएंगे, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रियल रूट्स तो हैं लेकिन वो इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होगा, एक p माइनस रूट क्यू है तो दूसरा p प्लस रूट क्यू है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब बस ये समझना है कि एक में प्लस साइन है तो दूसरे में सिमिलर होगा सब कुछ लेकिन माइनस साइन है, तो दे आर कॉन्जुगेट पेयर्स। अभी एक है ना इंटीग्रल रूट्स भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ केसेस में, वो भी d से डिपेंडेंट है। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, a 1 है और b और c इंटीजर है तो हमेशा मिलेगा। देखो मैं लिख रहा हूँ उसको, इंटीग्रल रूट्स। फॉर इंटीग्रल रूट्स क्या है कंडीशन? कंडीशन है इफ a इक्वल टू 1, b and c
are integers and D is a perfect square and D is a perfect square, A 1 है, B और C इंटीजर and D is a perfect square, then we will always get इंटीग्रल रूट्स। अब इसको चेक करके देखते हैं। सपोज मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसका d क्या है? a तो 1 है, b माइनस 5 है, c 6 है, तो d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 25 माइनस 24, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 इज व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर। तो b और c इंटीजर है और d परफेक्ट स्क्वायर है, a 1 है, तो इंटीग्रल रूट्स आएगा। देखो चेक करके, तो जब अल्फा और बीटा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, बीटा इज 5 प्लस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5 माइनस 4 बाई 2 2 और ये 5 प्लस 1 6 बाई 2 3, तो 2 and 3 इंटीग्रल रूट्स है। तो ये हमेशा याद रखना, ये जस्ट मैंने एग्जांपल चेक किया, लेकिन ये आप समझ सकते हो कि a इक्वल टू 1 और b और c अगर इंटीजर है तो, और a 1 है, b और c इंटीजर है और d परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमेशा इंटीग्रल रूट्स आएगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे कि b इंटीजर है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी इंटीजर आएगा। ठीक है, अभी ये इंटीजर आएगा तो ये इंटीजर तो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, इधर b भी ऑड या इवन हो सकता है, और नीचे क्या है? 2। तो क्यों इंटीजर आएगा इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। एक केस से मैंने एग्जांपल से समझाया, अब मैं एक जनरल केस एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि सपोज b इंटीजर है, a 1 है, c इंटीजर और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या क्या केस बनते हैं। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये तो हमने एग्जाम्पल से बताया, अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जनरल केस में क्या हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। सपोज मैंने a को 1 लिया, a इक्वल टू 1, अभी b इंटीजर है, सपोज मैंने b को i1 लिया, c को मैंने i2 लिया, अभी b स्क्वायर माइनस 4ac भी इंटीजर है, उसको मान लो मैंने i3 लिया, परफेक्ट स्क्वायर है, तो i3 का स्क्वायर ले लिया। तो अल्फा क्या आएगा? अल्फा इज माइनस i1 माइनस i3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस i1 प्लस i3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब हमें ये सोचना है कि ये i1 तो ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने b को जैसे i1 लिया, तो सपोज मैं b को ऑड नंबर ले रहा हूं, सपोज b इज इक्वल टू i1 इज ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? नो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑड का स्क्वायर माइनस इवन, 4ac तो इवन होगा ना क्योंकि 4 है वहां पे। तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है? ऑड इंटू ऑड अगर आप देखो, जैसे 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21, 7 इंटू 9 63, ऑड आता है, तो ये ऑड हो गया, है ना। तो ये ऑड माइनस इवन क्या होगा? तो ऑड माइनस इवन हमेशा ऑड होगा, है ना। जैसे मान लो मेरे पास 7 है, 7 माइनस 4 तो 3, मेरे पास मान लो 5 है, 5 माइनस 2 3, तो ऑड माइनस इवन ऑड होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमें दिख रहा है कि ऑड नंबर है, तो अभी ऑड नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या था? परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑड नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑड इंटू ऑड होता है ना, ऑड इंटू ऑड, सेम दो ऑड को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 तो ऑड ही आएगा, 9 इंटू 9 ऑड ही आएगा। तो ये ऑड नंबर है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो भी ऑड आएगा, मतलब ये i3 भी क्या हो जाएगा? ऑड। तो अगर ये i3 का स्क्वायर होगा तो ये i3 भी ऑड होगा, है ना। अभी i1 क्या है? ऑड इंटीजर था, मैंने उसको लिया था, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा? इवन, तो इवन डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आएगा? इंटीजर। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो सारे केसेस को कि अगर मेरे पास a 1 है, b इंटीजर है, c इंटीजर है और d b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा अल्फा और बीटा इंटीजर आएगा। जैसे मैंने अल्फा इंटीजर प्रूफ करा, बीटा को भी कर सकते हो।
तो ये तरीका है जनरलाइज्ड केस का। जैसे मैंने एक एग्जांपल देकर समझा, अब ये जनरलाइज्ड केस था कि ए को 1 लिया, बी को एक इंटीजर लिया, सी को एक इंटीजर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को i3 स्क्वायर लिखा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होना है। अभी हम बी को कौन सा इंटीजर लेंगे, ऑड भी ले सकते हैं और इवन भी ले सकते हैं। तो बी को मान लो मैंने ऑड इंटीजर लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ऑड स्क्वायर माइनस इवन, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे ए और सी इंटीजर है तो इवन इंटीजर आएगा। नाउ ऑड स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन इज ऑड, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारा कंडीशन है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये i3 स्क्वायर हुआ। अब i3 स्क्वायर हुआ मतलब ऑड का ही स्क्वायर होगा तभी ऑड नंबर आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ऑड आएगा। तो अभी i1 भी ऑड, ये भी i3 भी ऑड, तो ऑड प्लस ऑड इवन, तो इवन बाई 2 इज इंटीजर। अब इवन बाई 2 जो है वो इवन इंटीजर भी हो सकता है, ऑड इंटीजर भी, उससे हमें मतलब नहीं, हमारा रूट्स इंटीग्रल आना चाहिए, रूट्स इंटीजर होने चाहिए। तो ये कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप बीटा चेक करके देखना, वो भी सेटिस्फाई करेगा, इंटीजर आएगा। फिर आप क्या करोगे, बी को मैंने ऑड लिया है तो नेक्स्ट केस में आप बी को इवन लोगे। तो जब आप बी को इवन लोगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इवन माइनस इवन, इवन आ जाएगा i3 स्क्वायर। तो जब i3 स्क्वायर इवन आएगा तो i3 भी इवन आएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर a 1 है, b इंटीजर है, c इंटीजर है और d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमेशा इंटीजर ही होंगे। तो ये जो मैंने अभी डिस्कस करा ना, ये मैंने नेचर ऑफ रूट डिस्कस करा कि d का क्या इम्पैक्ट है, d के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रूट्स का नेचर, कब रूट्स रियल होंगे, कब रूट्स रियल नहीं होंगे, कब रूट्स इक्वल होंगे, कब अनइक्वल होंगे, कब रैशनल होंगे, कब इरैशनल होंगे, कब इंटीजर हो सकते हैं। अब एक चीज़ और याद रखो, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि ये एक सिचुएशन है जिसमें रूट्स इंटीजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक सिचुएशन है जिसको फॉलो करने से रूट्स इंटीजर आएंगे। ये हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि अगर ऐसा होगा तो रूट्स हमेशा इंटीजर आएंगे, लेकिन इंटीग्रल रूट्स होने के लिए केवल एकमात्र ये कंडीशन ही है, ऐसा मैंने नहीं बोला, या ऐसा ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता है। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर ये कंडीशन आप लोगे तो रूट्स हमेशा इंटीजर मिलेंगे, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इंटीग्रल रूट्स हमेशा ऐसा होने से ही आएगा ये जरूरी नहीं है, वो हो सकता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता हो। हमें एक मालूम है जो हमने आपको डिस्कस करा, ये जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में कि ऐसा होने से ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल रूट्स होने के लिए और भी दूसरे टाइप से सिचुएशन बन सकता है जिसको हम फॉर्मुलाइज या फॉर्मुलेट बोलो तो नहीं कर पाए, अभी इसको फॉर्मुलेट कर पाए कि अगर ऐसा हुआ a 1 है, b इंटीजर है, c इंटीजर है और d परफेक्ट स्क्वायर है तो जरूरी है कि रूट्स इंटीजर आएंगे, है ना। लेकिन हमेशा इसी सिचुएशन में आएंगे ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता है तो उससे रिलेटेड हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर हम रूट्स को ऑल्टर करें। जैसे मान लो हमें पता है कि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है, और अभी हमें मान लो ये पता करना है कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 किस क्वाड्रेटिक का रूट होगा, तो हम पता कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन based on roots, based on change in the roots। तो पहले लिखो, let alpha and beta be the roots of, alpha and beta be the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। ये एक अलग लैंग्वेज है, उसी को मैंने दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसी को मैंने दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। y equal to fx equal to ax square plus bx plus c equal to 0 is having roots alpha and beta. Now, if we want to have a quadratic whose roots are
1 by alpha and 1 by beta, then the corresponding quadratic will be f1 by x is equal to 0. Then the corresponding quadratic will be f1 by x equal to 0. क्यों? देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा. नाउ अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा f1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? a 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस b 1 बाई एक्स प्लस c इक्वल टू 0. ये इसका मतलब ये होता है. तो अब देखो कि इसको अगर अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसको 1 बाई अल्फा सेटिस्फाई करेगा. इसको अगर बीटा सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको 1 बाई बीटा सेटिस्फाई करेगा. क्यों? अगर हम यहाँ अल्फा पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? इसमें अगर मैं अल्फा पुट करूंगा तो मुझे दिखेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. देखो, और इसमें मैं बीटा पुट करूंगा तो क्या दिखेगा? a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना? ये दोनों दिखेगा. अब जरा देखो कि इसमें अगर मैंने 1 बाई अल्फा पुट करा तो क्या दिखेगा? 1 बाई अल्फा पुट करेगा तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, सेम चीज दिखा. ये तो ट्रू है ना, ये पहले ट्रू है. ये जो मैंने लिखा ये ट्रू है. क्यों ट्रू है? क्योंकि मैंने पहले एज्यूम करा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा. तो ये अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा. कभी भी तुम्हें किसी इक्वेशन का रूट मिल गया, उसका मतलब क्या है कि जब उसमें पुट करेंगे तो 0 आएगा. तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 हो रहा है, a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी 0 हो रहा है. अब मुझे पता करना है कि वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है. तो मैंने बोला कि तुम x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दो. तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? a इंटू 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरी ये है कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो f 1 बाई एक्स इक्वल टू 0, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा? 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा. कैसे? तो जब मैं यहाँ 1 बाई अल्फा पुट करूंगा तो 1 बाई अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा. फिर मैं यहाँ पे 1 बाई अल्फा पुट करूंगा तो b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये सही है ना? विच इज, इसको 1 और 2 कर लो, विच इज ट्रू बाई 1, विच इज ट्रू बाई 1 के थ्रू ये हम समझ सकते हैं कि ट्रू है. ये a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 ट्रू है. इसका मतलब क्या हुआ? f1 बाई एक्स इक्वल टू 0 का जो रूट है, इसका रूट जो है रूट इज 1 बाई अल्फा. ये बिल्कुल सही बात है. फिर 1 बाई बीटा पुट करोगे वो भी सेटिस्फाई करेगा. 1 बाई बीटा पुट करने से क्या हो जाएगा? a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, विच इज ट्रू बाई 2, विच इज ट्रू बाई 2. तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. तो रूट इज 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा. तो इसका रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है. तो क्या करना है हमें? अगर हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट पता है कि अल्फा और बीटा है, तो उस इक्वेशन को बनाने के लिए, उस इक्वेशन को पाने के लिए, टू फाइंड दैट इक्वेशन जिसके रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है, हमें एक छोटा सा चेंज करना है. x को रिप्लेस करना है 1 बाई एक्स से. तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होगा f1 बाई एक्स इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा. तो इसी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं अगर हम रूट में चेंज करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन चेंज इन रूट्स. अभी सेकंड कंडीशन में बताता हूँ किस टाइप से चेंज होगा और क्या इक्वेशन बनेगा. जैसे अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टेटमेंट कांस्टेंट रहेगा. अभी नेक्स्ट मैं जो चेंज कर रहा हूँ कि इफ यू वांट टू हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, या अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के है, तब क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इस इक्वेशन में. देखो, टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha plus k and beta plus k. तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है whose roots are alpha plus k and beta plus k. तो अभी क्या है कि fx इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो इसका जो इक्वेशन होगा ना, तो इसका इक्वेशन ऐसा लिखोगे, एफ एक्स माइनस के ए एक्स माइनस के होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी will have roots अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। मैंने के माइनस कर दिया इसमें, एफ एक्स माइनस के कर दिया। क्यों? देखो अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, तो ऑब्वियसली ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। बीटा पुट करोगे वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे देखो मुझे पता है कि ये दोनों ट्रू है। तो अगर मुझे x प्लस के और अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के वाला रूट का इक्वेशन चाहिए, अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के जिस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन में x माइनस के करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अल्फा प्लस के पुट करेंगे तो के और के कैंसिल होकर ए अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर बी अल्फा प्लस सी और वो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख लो। तो सिंस ए अल्फा प्लस के माइनस के होल स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस के माइनस के प्लस सी इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ट्रू फ्रॉम 1। तो वही बीटा प्लस के लिए भी ट्रू होगा। तो के कैंसिल हो गया, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 हो रहा है ना। तो ये समझ में आया कि ये एक्स माइनस के क्यों करा हमने, क्योंकि अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के इसको सेटिस्फाई करेगा। अब अगर मैंने बोला होता कि मुझे वो इक्वेशन बनाना है जिसका रूट अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के है, तो उल्टा सोचना है कि यहाँ पे x को हम x प्लस के से रिप्लेस करें, ताकि जब हम अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के पुट करें तो वो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 कंडीशन आए, विच इज ट्रू। तो यहाँ पे समझे x को x माइनस के से क्यों रिप्लेस करा, क्योंकि अगर हम x को x माइनस के से रिप्लेस करेंगे तो जो इक्वेशन मिल रहा है वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है किसको, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के को। तो इस इक्वेशन का बोल सकते हैं कि रूट्स क्या है, अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। तो माइनस वाला भी लिख लो। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के, व्हिच रूट्स आर अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के। तो इसमें लिखो रिप्लेस x बाई x प्लस के इन y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स हैं अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के will have roots अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के, will have roots अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के, है ना। तो अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के जब पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे माइनस अल्फा और माइनस बीटा वाला इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा रूट्स होंगे, उस इक्वेशन को फ्रेम करना है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। लिखो टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स इन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेंस f माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 will have roots minus alpha and minus beta। अब एक काम और कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड है मान लो, के अल्फा और के बीटा रूट है, तो उसका इक्वेशन अगर बनाना है, तो अगर मुझे के अल्फा के बीटा वाला रूट्स का इक्वेशन बनाना है तो मैं x को रिप्लेस करूंगा x बाई के से, ताकि जब हम के अल्फा पुट करें तो के कैंसिल हो। उसको भी लिखो। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर
k alpha and k beta, whose roots are k alpha and k beta. तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, the corresponding equation will be f x by k, तो a x by k का होल स्क्वायर प्लस b x by k प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इट विल सेटिस्फाई अल्फा के एंड बीटा के आर द रूट्स. क्यों ये रूट्स होंगे? इसलिए रूट्स होंगे क्योंकि जब हम अल्फा के पुट करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, इधर भी के कैंसिल हो जाएगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी. बीटा के भी पुट करेंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी. क्लियर है ये? तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक को बेस्ड ऑन चेंज इन रूट्स. तो आज हमने दो चीज़ें देखा, एक नेचर ऑफ रूट्स एंड सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज पर द चेंज इन रूट्स. नेक्स्ट जो सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक आपने पहले इन इक्वेशन में पढ़ा है, जो हमने फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक को, डिग्री 2 का इक्वेशन को फैक्टराइज करके साइन स्कीम देखा था बेसिक मैथमेटिक्स में, कि कहाँ पे वो पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है. उसका फिर से क्वाड्रेटिक में यूज़ होगा. तो अभी मैं टॉपिक लिख रहा हूँ साइन स्कीम. साइन स्कीम ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो साइन स्कीम ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मतलब क्या है ना, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है. इसका मतलब क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स where ax square plus bx plus c is positive and where ax square plus bx plus c is negative based on value of x or interval of x we can say. तो ये मैं इसको ऐसा पढ़ रहा हूँ, साइन स्कीम ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मतलब ये हुआ कि इन अदर वर्ड्स वेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा. कहाँ पे बोलने का मतलब क्या है? एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि एक्स के कौन कौन से वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव होगा और एक्स के कौन कौन से वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव होगा. तो उसको हम इंटरवल ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं. अब इंटरवल ऑफ एक्स का क्या मतलब है? तो पहले थोड़ा इंटरवल का देख लो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल ऑफ एक्स? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल ऑफ एक्स? इंटरवल ऑफ एक्स का मतलब ये समझो, सपोज एक्स मेंबर 2 to 3 ऐसा लिखा मैंने, एक्स मेंबर 2 3 क्लोज्ड, या एक्स मेंबर 2 क्लोज्ड 3 मेंबर 2 to 3. इसका मतलब क्या है ना, ये चार तरीके से हम इंटरवल को यूज करते हैं. इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3. इसमें है कि x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3. अगर ये क्लोज ब्रैकेट है ना, इसका मतलब 3 इंक्लूड होगा. ओपन ब्रैकेट है मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा. इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3. और इसका है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3. तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि इंटरवल का मतलब क्या है. जैसे इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है, और इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ये क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट. तो ये 2 to 3 दोनों तरफ से ओपन है.
ये 2 ओपन 3 क्लोज, तो 2 पे ये क्या है, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 3, 3 पे क्लोज्ड है। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल ऑफ एक्स, इसमें हमें समझना है कि एक रेंज है। क्या रेंज है कि ये 2 से स्टार्ट होकर 3 तक जैसे जा रहा है, तो 2.05, 2.1, 2.2, 2.25 सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये जैसे 2 से 3 क्लोज्ड है, तो 2.5, 2.6, 2.005, 2.1 सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, मतलब x के सारे वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में है। तो ऐसे इंटरवल्स में हमें देखना है कि जब x एक रेंज ले रहा है वैल्यू का, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, एक पूरा रेंज ले रहा है, तो उस समय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन क्या है, कौन से इंटरवल में वो पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है। तो इसका जो रिलेशन है ना, इस कॉन्सेप्ट का रिलेशन जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो हम साइन स्कीम निकालते हैं, उसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन ये है कि हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइज कर पाएंगे तभी उसका साइन स्कीम पता कर पाएंगे। तो देखो जो मैं बता रहा हूँ कैसे फैक्टराइज करना है और कैसे साइन स्कीम बताना है। तो लिखो, एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बताता हूँ। टू फाइंड या टू एनालाइज द साइन स्कीम फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को पहले हम फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर ये तो 1 इंटू 6 है, तो ये इसको हम -3 और -2 में ब्रेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, सो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। नाउ साइन स्कीम फॉर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक ही चीज़ है ना। आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखो या एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिखो। माइनस इन्फिनिटी एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, इन्फिनिटी। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तरीका होता है। तो अगर मैं साइन स्कीम ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं साइन स्कीम ऑफ, इसका मतलब ये है कि साइन स्कीम ऑफ, दैट इज साइन स्कीम ऑफ, इसको दैट इज लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक ही बात है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का साइन स्कीम देखना चाहते हैं तो हम साइन स्कीम एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है ना, फैक्टराइजेशन है उसका। लेकिन इससे हमें आसानी होगी समझने में। क्या आसानी होगी कि ये पूरा नंबर लाइन है। पूरा नंबर लाइन मतलब पूरा x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सारे x के लिए हम चेक कर रहे हैं कि कौन से इंटरवल में ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है पॉजिटिव होगा और कौन से इंटरवल में ये नेगेटिव होगा। साइन स्कीम का मतलब क्लियर हुआ कि हमें ये पता करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कौन से इंटरवल ऑफ x में पॉजिटिव होगा, कौन से इंटरवल ऑफ x में नेगेटिव होगा। तो मैंने ये ऐसा बना दिया। अब मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। जब x 3 से बड़ा होगा ना, तो देखो ये दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 से बड़ा मतलब जैसे हम x को 4 ले, 5 ले, 6 ले, कुछ भी x को 3 से बड़ा लेते हैं, तो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में जब पुट करोगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में मान लो अगर मैंने x को लिया, तो 2 से 3 के बीच में अगर हम x को लेंगे ना, तो देखो ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव होगा जबकि ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव होगा। तो x को इफ x ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो सपोज मैंने x को 2.5 लिया, तो अगर मैं 2.5 पुट करूँगा, कोई भी नंबर ले लो 2 से 3 के बीच में, तो ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर मैंने x को 2 से भी छोटा लिया, सपोज मैंने 1.5 लिया, तो 1.5 में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव।
तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 3 से बड़ा कोई भी नंबर लिया, हाँ ये भी आपके दिमाग में आएगा कि ये दोनों कैसे आएगा, तो दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर दो तो वो नंबर्स मिल जाते हैं। एक x-2 को 0 से इक्वेट किया तो 2 और एक x-3 को 0 से इक्वेट किया तो 3। एक नंबर लाइन बनाओ और नंबर लाइन में वो 2 और 3 को लेफ्ट टू राइट, छोटा नंबर लेफ्ट, बड़ा नंबर राइट, ऐसा मार्क कर लो। तो अब देखो अपना नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। नंबर लाइन का क्या मतलब है, पूरा x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हम ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं x को। अब हमारा x 3 इंटरवल में आ गया, तो 3 के राइट साइड जो x की वैल्यू है ना, कोई भी वैल्यू लो, 4 लो 5 लो, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो इक्वल टू 0 किस लिए कर रहे हैं हम, ये दोनों नंबर निकालने के लिए। वो नंबर निकाल कर रख लेंगे, मैं उसका स्टेप्स बता दूंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके नोट करा दूंगा। अभी पहले आप समझने का काम कर लो। दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करा, दोनों नंबर लिख लिए। अब 3 के से बड़ा नंबर लोगे, 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर बड़ा लोगे, 4 5, तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव आएंगे। देख लो करके, मान लो मैंने 5 लिया तो 5 - 3 5 - 2 दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में कोई नंबर लेते हो, सपोज 2.5, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव। और अगर 2 से छोटा नंबर लोगे, सपोज 1.5 लिया, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इंटरवल आया। अब हमें जैसे अभी आंसर के फॉर्म में लिखना है कि कब ये पॉजिटिव है कब ये नेगेटिव है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0 इफ x 3 to infinity ग्रेटर देन 3 लिख लो। x² - 5x + 6 नेगेटिव इफ 2 से 3 के बीच में, फिर x² - 5x + 6 पॉजिटिव इफ x <2। तो फाइनल आंसर ऐसा लिख सकते हैं x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0 इफ x ग्रेटर देन 3 और <2 को ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए यूनियन होता है मैथ्स में, <2 को हम ऐसा लिख सकते हैं -∞ से स्टार्ट होकर 2 ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये हम ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों को, <2 को -∞ से 2, ग्रेटर देन 3 को 3 से इन्फिनिटी। अब ये वाला को कैसे लिखेंगे, तो x² - 5x + 6 नेगेटिव इफ x बिलोंग्स टू 2 to 3। तो x² - 5x + 6 नेगेटिव होगा अगर x 2 to 3 है, x² - 5x + 6 पॉजिटिव होगा अगर x -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी है। तो ये -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ, -∞ से 2 का मतलब 2 से छोटा, 3 से इन्फिनिटी मतलब 3 से बड़ा, और x² - 5x + 6 < 0 मतलब 2 से 3 ओपन। क्लियर है ये। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि x² - 5x + 6 कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ये सब मार्क करना है। ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है, जो फैक्टराइज आप कर रहे हो दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करोगे तो ये नंबर्स निकल जाएंगे। उसके बाद आप नंबर एग्जाम्पल लेकर पुट करके साइन बता सकते हो। 3 के राइट साइड में कोई भी नंबर लोगे तो वही साइन आएगा, 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो नेगेटिव, और <2 में पॉजिटिव। और ये स्कीम ही हमेशा फॉलो होगा सारे क्वाड्रेटिक में, जो बड़े वाला नंबर है उसका राइट साइड पॉजिटिव आएगा, दोनों के बीच में नेगेटिव आएगा, फिर छोटे वाले नंबर का लेफ्ट साइड पॉजिटिव आएगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। To analyze the sign scheme for, सपोज मैंने लिया x² + 7x + 12, तो x² + 7x + 12 को पहले फैक्टराइज करेंगे। तो x², ये 12 है ना, 1 × 12, तो 12 के लिए इसको 3 और 4 करना पड़ेगा, तो x² + 3x + 4x + 12, तो x × x + 3, फिर 4 कॉमन ले लो, x + 3, तो ये फैक्टराइज हो गया x² + 7x + 12, x + 3 कॉमन, x + 4।
ऐसा हो गया। नाउ साइन स्कीम फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसके मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। स्टेप 1, एट फर्स्ट इन दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो। इक्वेट x प्लस 3 एंड x प्लस 4 टू 0 टू गेट numbers to mark on number line, to mark on number line। तो इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे ना, x प्लस 4 को 0 और x प्लस 3 को 0, तो x इज इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3 आएगा। अभी स्टेप 2 क्या होगा, ये जो दोनों नंबर आ गए ना 0 से इक्वेट करने से, तो अभी हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और उसमें वो दोनों नंबर को मार्क करेंगे। ये स्टेप 2 होगा। तो स्टेप 2 क्या है, मेक अ नंबर लाइन फ्रॉम